हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ। आज हम बात करेंगे आज जो हम बात करेंगे वो भूगोल विषय से रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करेंगे। और हम सीरीज चला रहे थे क्वेश्चनों की, तो आज जो हम बात करेंगे वो पांचवी सीरीज की बात करेंगे। देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, पूछा गया है कि शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में और कैसे होता है। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में और कैसे होता है, इसका मतलब शुष्क डेल्टा होता क्या, पहले ये जान लीजिए। शुष्क डेल्टा ये होता है कि जब नदियाँ निकलती हैं अपने उद्गम स्थान से, तो वो पहाड़ों से निकलती हैं और पहाड़ों पे वो नमी नहीं दे पाती हैं, सिर्फ बहने का काम करती हैं। तो जिन पहाड़ी क्षेत्रों से होके वो जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उसे हम कहते हैं शुष्क डेल्टा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है कि पर्वतपात प्रदेश, जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रदेश करती हैं, वहाँ पे शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है। एक डेल्टा होता है जो जिसका निर्माण होता है नदी के मुहाने पे, लेकिन ये डेल्टा होता है जहाँ से नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं वहाँ। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। देखेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो, देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों का ऊंचाई के आधार पर सही क्रम क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी टेट में पूछे जाएंगे, कभी कभी सी टेट में पूछ लिया जाएगा। और जो इस तरीके के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे सही क्या है। सही है, ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये होता है इनका सीरीज। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है और सबसे लास्ट में होता है आयन मंडल। आयन मंडल होते हैं वायुमंडल, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर तीन आपसे पूछा गया है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, अगर आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब वही होगा कि जहाँ पे इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए या कुछ कमाने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, तो वहाँ उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ भूमि और उत्तम प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि वहाँ पे जो क्रियाकलाप होगी उसके ही आधार पे, अगर उपजाऊ मिट्टी रहेगी तो हम अच्छे प्रकार से खाद्यान्न या तिलहनी जो भी हैं फसलें अच्छी कर पाएंगे। अगर जलवायु वहाँ की अच्छी होगी तो हम फल वगैरह भी अच्छा उगा सकते हैं। तो इसके आधार पे वहाँ की आर्थिक क्रियाकलाप निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर तीन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चार की। देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया है, एल्बिडो निम्न में से क्या है। एल्बिडो होता क्या है कि जैसे कोई प्रकाश आता है, कहीं पे टकराता है, फिर वापस जाता है, तो आने में और जाने में दोनों के बीच जो अनुपात होता है उसे कहते हैं एल्बिडो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि किसी सतह से प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पे जितना प्रकाश आया और यहाँ से पृथ्वी से टकरा के जितना वापस गया, उनके बीच का जो अनुपात होगा वही कहलाएगा एल्बिडो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर चार। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच पूछा गया है कि घोल रंध्रों में के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो घोल रंध्र होते हैं उनका जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है, अत्यधिक विस्तृत स्वरूप होता है, उसे क्या नाम देते हैं, जामा। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छठे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर छठा आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। इसमें जो सही हमारा है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, वो नव नियतिवाद के प्रवर्तक रहे हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर छः। अब हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात की। देखिए क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा गया है कि एवलांस को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एवलांस क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टाने का मतलब वो बर्फ़ वाली चट्टान, ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं। ठीक, ग्लेशियर का जो कोई हिस्सा अगर
टूट जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ी बर्फ बर्फ की चट्टान है, वो उसमें कुछ हिस्सा टूट जाता है, जैसे बाहुबली में होता है, एक बहुत बड़ी चट्टान होती है वो टूट जाती है, तो उसी को कहते हैं एवलांच। तो ऑप्शन देखिएगा, दिया गया है कि पर्वतीय प्रदेश में हिमानी से टूट कर गिरा हुआ हिम का एक विशाल खंड क्या कहलाता है? एवलांच कहलाता है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 से आपसे पूछा गया है कि वीटी का बीज संबंध है, तो एक होता है वैरायटी होती है, जैसे हर प्रकार की वैरायटी होती है, वैसे ही कपास की एक वैरायटी होती है जिसे कहते हैं बीटी कपास। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और लोअर पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है कि बीटी कपास क्या होता है, या बीटी बीज का संबंध किससे है। तो वही चीज़ है, बीटी बीज का संबंध किससे? कपास से। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो जो हमारे नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं उसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जैसे हिमालय। हिमालय पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट 8,848। माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो है 8,848 मीटर। ठीक है, और ये हिमालय की पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कि मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये होता है रेशम। रेशम से संबंधित जो भी उत्पादन होता है उसे हम नाम देते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे है, या जो भी है विशेषता है, कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो ग्रेट बैरियर रीफ होती क्या, पहले ये समझ लिया। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं। कभी कभी ये जो चट्टानें होती हैं इनका निर्माण पत्थरों से नहीं होता है। होता क्या है कि उसमें एक जीव पाया जाता है, मूंगा, छोटा सा जीव होता है। जैसे घेघा होता है, घेघा के अंदर जीव रहता है लेकिन ऊपर एकदम बहुत मजबूत संरचना पाई जाती है, वैसे ही उसमें होता है। जो मूंगा जीव होता है वो समुद्र में पाया जाता है, और जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे रहने के बाद एक दूसरे को वो मूंगा खाते रहते हैं, उनसे एक संरचना बन जाती है, उसे हम काम नाम देते हैं प्रवाल। ठीक है, तो उससे जब एक बड़ी बहुत बड़ी संरचना बन जाती है तो उसे हम नाम देते हैं प्रवाल भित्ति। तो वही प्रवाल भित्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये सही है। देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये ऐसे क्वेश्चन टेट के लिए बड़े फेमस होते हैं। यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर जिसमें एग्जाम में पर्यावरण पूछा जाता है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो असम का है। सीधी सी बात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सीधी सी आप बताएंगे असम का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। मतलब वहाँ पे जो वर्षा होती है उसकी क्या विशेषता है। वहाँ पे जो वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वो होती है संवहनीय वर्षा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। भूमध्य, देखिए भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय प्रदेश दोनों में अंतर है। भूमध्य रेखीय का मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, और भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर के बगल वाले क्षेत्रों की जो विशेषता होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया भूमध्य रेखीय मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में जो विशेषता पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कौन पूछा गया
कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सबको पता होगा, सभी लोग खुश हो होंगे, अरे ये तो हमें आ रहा है। हाँ तो सब, जितने क्वेश्चन सब आ रहे हैं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए थोड़े नए होंगे। तो काली मिट्टी कपास मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और इस काली मिट्टी को एक नाम देते हैं कपासीय मिट्टी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलोद्यान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? मतलब जहाँ पे फलोद्यान सबसे ज़्यादा होता है और शराब सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सा क्षेत्र? आपने देखा यूरोप के कुछ देश है, जैसे फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, इटली हुआ, ये देश ऐसे हैं जहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा होती है, अंगूर की खेती ज़्यादा, अंगूर की खेती शराब बनता है। तो भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर के ऊपर स्थित देश है, इसलिए इन्हें कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पे फल की खेती ऐसी होती है, और वो फल जो रसदार होते हैं, जैसे संतरा हुआ, मौसम्मी हुई, अंगूर हुआ, इस प्रकार के फल इधर अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, और यहाँ पे शराब भी बहुत बनाई जाती है, इसलिए सब भटकते रहते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पूछा गया। क्वेश्चन 17 है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कितना दबाव है वो बैरोमीटर से नापते हैं। लेकिन और भी जैसे कुछ मीटर दिया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे है दिया गया है कि हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, इससे किसी का द्रव घनत्व मापा जाता है, द्रव घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अगर हाइड्रोमीटर पूछे तो द्रव घनत्व, बैरोमीटर पूछे तो वायुमंडलीय दाब, और जो 2 मीटर और दिए उनके बारे में बता दूं आपको। जैसे दिया गया है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या काम करता है, मैनोमीटर से हम दाब नापते हैं किसी चीज़ का, अगर हमें दाब मापना हो तो वो हम यूज करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर बात करेंगे हाइग्रोमीटर की, हाइग्रोमीटर देखिए ये है हाइड्रो और ये है हाइग्रो, तो दोनों में अंतर। अगर हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह परियोजना, इसका मतलब लोहा जहाँ मिलेगा, और लोहा केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये में हो जाएगा कुद्रेमुख, कर्नाटक में है, और वहाँ पे लौह खनिज परियोजना स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में सिंचाई करती है। ठीक है, पंजाब से निकलती है, हरिके बैराज पंजाब से ये निकलती है और राजस्थान में सिंचाई करती है, स्पेशल उसी के लिए ही बनाई गई है, तो ये सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखेंगे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। ये वियना है, ये एक यूरोपीय स्थान है, और जो वियना है ऑस्ट्रेलिया का प्रदेश है, ऑस्ट्रिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ये एक यूरोपीय देश है, ये एक यूरोपीय देश है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थित है। तो ये था 20वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है शिमला में। मतलब आलू से संबंधित जितनी भी रिसर्च होती है, जितनी भी खोज होती है, वो कहाँ से की जाती है? शिमला से की जाती है। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो है शिमला में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर
22 है आपसे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो शीत वाताग्र कहलाता है। क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है और जो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ उठती है, उनसे जो वाताग्र बनता है उसे कहते हैं शीत वाताग्र। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब कौन सा बादल होता है? बादल के भी प्रकार होते हैं, सिर्फ आप देखते होंगे कभी काला होता है, कभी थोड़ा धुंधला होता है, कभी सफ़ेद होता है, कभी भूरा होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है? वो वर्षा स्तरीय बादल होता है जो सबसे तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोफाइटा क्या है? हाइड्रोफाइटा है। तो हाइड्रो ये क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभी पीसीएस लोअर पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोफाइटा क्या है। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। और देखिएगा इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? 25वां क्वेश्चन है, भारत के अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। मतलब जो घेरने का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है, स्थान घेरने का मतलब है कौन सी फसल सबसे ज़्यादा की जाती है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा की जाती है वो की जाती है चावल की, वो की जाती है चावल। चावल की खेती नहीं होती, धान की खेती की जाती है जिससे चावल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गेहूँ होता है। तो ये था आज के 25 क्वेश्चन, ठीक। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक विनम्र निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वाली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।